हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डॉन बॉस्को स्कूल बस्ती। माई सेल्फ गोविंद नारायण। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे फिजिक्स 12th का फर्स्ट चैप्टर और आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे आपको चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके थे और हमने आपको ये बताया था कि अगर हम ग्लास को सिल्क से रब्ड करेंगे तो चार्ज क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ एपियर होता है। चार्ज क्रिएट नहीं होता है, चार्ज क्या होता है, सिर्फ एपियर होता है। तो इस तरह से आज हम देखेंगे कि आखिर किसी ऑब्जेक्ट्स को हम कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग। देखिए, चार्जिंग के कुल 3 मेथड है, जिसमें से पहला जो मेथड है वो है पहला मेथड, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड है इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कि किसी बॉडी को हम उस पर चार्ज एपियर करवा दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स की लैंग्वेज में इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट मतलब आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, और इस पर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है। इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है कोई, ये कौन सी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। दोनों का क्या करा दीजिए? कांटेक्ट। जब दोनों का कांटेक्ट करा देते हैं तो ये चार्ज क्या हो जाता है? शेयर हो जाता है। तो इस पर भी कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये दोनों बॉडी क्या हो जाती है? इस पर भी पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ऐसा कैसे हुआ? फिजिकल कांटेक्ट से हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। तो इसमें होता क्या है? जो बॉडी चार्ज है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरी जो अनचार्ज बॉडी है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी सेम टाइप का चार्ज आएगा। और इसके थ्रू, यानी इस मेथड के थ्रू हम किसको चार्ज कर सकते हैं? कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं, कंडक्टर को। तो सेम टाइप ऑफ चार्ज एपियर होता है अनचार्ज बॉडी पर, सेम टू सेम। तो ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि फिजिकल कांटेक्ट से जब हम उसको करेंगे, चार्ज करेंगे, तो उसको हम कहेंगे चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट कहेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी में रब्ड करते हैं और रब्ड करने से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है। और उस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, पहले वीडियो में बताया जा चुका है आपको, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, एक्सेस हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं? एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब्ड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम ग्लास रॉड को रब्ड करते हैं, किससे? सिल्क से रब्ड करते हैं, तो ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और सिल्क पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इस मेथड से हम किसी कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकते हैं, बल्कि देखिए जिन सब्सटेंसेस को चार्ज कर सकते हैं उनके नाम दिए गए हैं। हम ग्लास को रब्ड करेंगे सिल्क से, तो ग्लास पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। सिल्क पर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। फर को रब्ड करेंगे इनमें से किसी भी को, अंबर से या रबर से या एगोनाइट से, तो फर पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इन तीनों में से सभी पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अगला है ऊल। अगर ऊल को हम टेफ्लॉन से रब्ड करते हैं तो ऊल पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। टेफ्लॉन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर हम ड्राई हेयर को रब्ड कर दें किससे? कंब से, तो ड्राई हेयर पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और कंब पर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो यहां हम देख रहे हैं कि हम किसी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर रहे हैं? बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में जब हम उसको फ्रिक्शन करते हैं तो उस फ्रिक्शन में क्या हो जाता है? रब्ड करते हैं, तो रब्ड से जो फ्रिक्शन होता है उसके थ्रू एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होता है। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू। तो ये 2 मेथड हो गए जिनसे हम किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। आप इसका एक नोट बना लें, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा मेथड है आपका वो है चार्जिंग बाई, तीसरा मेथड। थर्ड मेथड आपका है चार्जिंग बाई इंडक्शन। थर्ड मेथड आपका क्या है? चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है?
जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से चार्ज करें बट दोनों का कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो तो उसे हम चार्जिंग बाई इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्जिंग बाई इंडक्शन। लेकिन एक बॉडी का दूसरी बॉडी में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, इसको हमने किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख रखा है। किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसलिए रखा है कि जो इसका चार्ज हो या इसको हम चार्ज दें तो वो चार्ज अर्थ में ना जाए। अब आप जानते हैं, हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इट मीन्स इसमें जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट ऑफ क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसके थ्रू हम किसी दूसरी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो देखिए उसका मेथड क्या है। ये हमारा रहा, यही बॉडी सेम टू सेम सेकंड फिगर हम बना रहे हैं। देखिए, ये वही सेम टू सेम बॉडी है और हमने क्या किया कि इसके पास में एक दूसरी बॉडी ले आया। ठीक है, और याद रखिएगा कि इस बॉडी पर चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो देखिए, हमने इस बॉडी पर कौन सा चार्ज ले लिया? नेगेटिव चार्ज ले लिया। जब हम किसी चार्ज बॉडी को इस स्फीयर के पास में लाएंगे तो होता क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड पर यह है, होता क्या है? इसके चार्ज पोलराइज हो जाते हैं। आप जान रहे थे कि इसमें प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। इसमें कौन सा चार्ज है? इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, सब है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसके चार्ज पोलराइज। पोलराइज का मतलब क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस एंड पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए? पोलराइज हो गए। अब देखिए, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया जा चुका है कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं तो इसमें जो प्लस वाले चार्ज थे, माइनस ने उसको प्लस को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। इसलिए ये जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है उसको इसने अट्रैक्ट कर रखा है निगेटिव ने, इसलिए हम इस चार्ज को कौन सा चार्ज कहेंगे भाई? बाउंड चार्ज। ये चार्ज कौन सा चार्ज है भाई? बाउंड चार्ज है। कौन सा चार्ज है? बाउंड चार्ज है। और ये कौन सा चार्ज है भाई? फ्री है। ये फ्री क्यों है? ये चार्ज फ्री क्यों है? ये चार्ज फ्री इसलिए है कि ये नेगेटिव है और ये क्या है? नेगेटिव, तो उसको रिपल करेगा, इसलिए ये चार्ज क्या है? फ्री है। अब देखिए, आप इसका अपना थर्ड वीडियो देखिए। थर्ड वीडियो में हम क्या करेंगे? आपको थर्ड वीडियो में हम इसको इसी अनचार्ज स्फीयर को क्या करेंगे भाई? देखिए, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा ऐसे हम इसको पास रखे रहेंगे। हमारी जो ये चार्ज बॉडी है ये क्या है? इसको हम ऐसे रखे रहेंगे। ठीक है, यहां देखिए, इधर क्या चार्ज था भाई? पॉजिटिव। इधर क्या चार्ज था भाई? नेगेटिव चार्ज था। क्या चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। और हमने इसका संपर्क कहां से कर दिया? इसका जो संपर्क था हमने कहां से कर दिया? अर्थ से कर दिया। ठीक है, अब देखिए, ये चार्ज तो बाउंड है, ये चार्ज बढ़ा रहेगा, बट ये चार्ज क्या है? फ्री चार्ज है। ये चार्ज कहां चला जाएगा? ये अर्थ में, और ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हमारा ये फर्स्ट फिगर था, ये हमारा सेकंड फिगर है और ये हमारा कौन सा फिगर है? थर्ड फिगर है। अब देखिए हमारा चौथा फिगर। चौथा फिगर में हमारे क्या होगा भाई? चौथे में हम ये क्या करेंगे? देखिए, ये हमारा रहा फोर्थ वीडियो और इसमें हमने क्या किया? इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब हम इसको यहां से कर देंगे तो ये हो क्या जाएगा? ये हमारी चार्ज बॉडी है जो कि इसके पास यहाँ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बाउंड चार्ज है, ये यहाँ पड़ा रह जाएगा। लेकिन जब इसकी अर्थिंग हमने कर रखी है किससे? अर्थ से, तो यहाँ वाला जो चार्ज था वो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? यहाँ वाला चार्ज अर्थ में चला गया। जब ये चार्ज अर्थ में चला गया तो यही दोनों बचे। अब देखिए, अगर हम पहले इसको हटा देंगे तो ये भी चार्ज अर्थ में चला जाएगा, यानी अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए हम सबसे पहले यहां से अर्थ का क्या करेंगे? अर्थ का कांटेक्ट हटा देंगे। जब हम यहां से अर्थ का कांटेक्ट हटा देंगे तब देखिए, ये आपका ये हो गया। ये आपका कौन सा फिगर? चौथा फिगर। और ये आपका कौन सा हो गया? पांचवा फिगर। पांचवें फिगर में क्या होगा? अर्थ का कांटेक्ट हट गया तो देखिए, ये चार्ज क्या था? नेगेटिव था। और यहाँ कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। अब हम क्या करेंगे? पहले हमने अर्थ का कनेक्शन हटाया। क्यों? क्योंकि अर्थ का कनेक्शन अगर हम पहले नहीं हटाएंगे, इसको हटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा अर्थ के थ्रू। ठीक है, इसलिए हम इसको अर्थ को पहले हटा दिए। अब अर्थ को हटाने वाले देखिए पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। अब आप इसको दूर कर लीजिए, इसको भी हटा दीजिए। जब इसको हम हटा देंगे तो ये हमारा रहा अंतिम फिगर। और इसमें क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, यही पॉजिटिव चार्ज जो था वो क्या हो जाएगा? पूरे स्फीयर पर
सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से जिस बॉडी में पॉजिटिव और निगेटिव सारे चार्ज थे तो हमने दिखा दिए, बट यहाँ आप ये मान के चलिए कि इसमें पॉजिटिव निगेटिव सारे चार्ज तो हैं, बट ये था किस स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में था। न्यूट्रल स्टेट में जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, ना किसी को अट्रैक्ट कर रहा था ना ही किसी को रिपल कर रहा था। हमने क्या किया, एक निगेटिव चार्ज बॉडी इसके करीब ले गया तो ये पोलराइज हो गया, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज रिपल हो गया। फिर क्या किया हमने, इसका अर्थ से कनेक्शन कर दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर गया, कहां चला गया, अर्थ में। जब अर्थ में चला गया तो नेगेटिव चार्ज खत्म। फिर हमने अर्थ का कनेक्शन हटा दिया, जब अर्थ का कनेक्शन हटा दिया तो देखिए बाउंड चार्ज बचा रह गया। फिर हमने इसको हटा दिया तो ये पूरे स्फीयर पर क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और इस तरह से अब ये चार्ज बॉडी पर, इस पर चार्ज क्या हो गया, एपियर हो गया। देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज पहले से थे, नेगेटिव चार्ज पहले थे, हमने इसका नेगेटिव चार्ज हटा दिया, पॉजिटिव चार्ज एपियर हो गया। कहीं भी इन दोनों बॉडी का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसको हमने किस मेथड से कर दिया, चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड से इसको चार्ज कर दिया। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर हमें इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो हम निगेटिव बॉडी को लाएंगे, क्योंकि देखिए निगेटिव लाया था तो पॉजिटिव चार्ज बचा। ऐसे ही जब हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ लाएंगे तो जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव यहाँ आ जाएगा, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा निगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन आएंगे, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे अर्थ से, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा। जब यहाँ निगेटिव बचेगा और इसको हम हटाएंगे तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। तो इंडक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज एपियर होता है, सेम टाइप का चार्ज एपियर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद आप इसका एक नोट बना लें, उसके बाद हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, इसका आप एक नोट बना लें। हेलो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल एंड इट हैज बीन फाउंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10⁻⁻7 कूलम। फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैज ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। सेकेंड, इफ इज देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, इफ यस हाउ मच। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, पॉलीथीन है, और उस पॉलीथीन को देखिए, सोल्यूशन इसका देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है हमारे पास एक पॉलीथीन पीस है, इसको हम रब्ड कर दे रहे हैं किससे, वूल से। जब हम इन दोनों को रब्ड कर रहे हैं एक दूसरे से तो क्या हो रहा है, पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल एंड इट हैज बीन फाउंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस। तो किस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन हैज ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, यानी ट्रांसफर कहां से, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां रहा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैज ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल से पॉलीथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो इलेक्ट्रॉन किससे किस पर ट्रांसफर हो रहे हैं भाई, वूल से ट्रांसफर हो रहे हैं पॉलीथीन पर, इसलिए इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। तो पॉलीथीन को जब वूल से रब्ड किया गया तो पॉलीथीन पर जो चार्ज आया क्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं, वो कितना चार्ज आया, 3 into 10⁻⁻7, तो 3 into 10⁻⁻7 कूलम चार्ज इस पर आ गया। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैज ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, कितने, चार्ज नेगेटिव आया है, हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो Q इक्वल टू इतना चार्ज आया, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है। जब आपको हम पढ़ा रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हमने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी जो चार्ज रखती है Q इक्वल टू, वो यानी होता है या तो प्लस में और या तो माइनस में। तो किसी भी बॉडी पर E का मल्टीपल 1 times 2 times 3 times चार्ज ही एक्वायर हो सकता है। तो टोटल चार्ज Q इतना इसने एक्वायर किया, तो Q इक्वल टू या नहीं। आप देखिए हमें क्या फाइंड करना है इसमें से, यानी तो ये क्या हो जाएगा भाई, Q/E। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q की वैल्यू है 3 into 10⁻⁻7, ठीक है। दूसरा देखिए हमारे पास E की वैल्यू कितनी है, 1.6 into 10⁻⁻19। देखिए अगर यहाँ हम 30 कर लें तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो इसको हमने कर लिया 30 डिवाइड बाई 16 into 10⁻⁻7 और प्लस कितना, -7 प्लस 19। डिवाइड करेंगे आप 30 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 1.875 मिलेगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छी तरह से डिवाइड आ जाएगा। 19 में से 7 घटाएंगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 19 - 7 इज इक्वल टू 12। क्या आ जाएंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, कहां से कहां हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वूल टू
पॉलीथीन हुआ है। अब ये सेकेंड पार्ट में ये कह रहा था कि इफ इज देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, इफ यस हाउ मच। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है फर्स्ट वीडियो में कि अगर हम वूल को रब करेंगे पॉलीथीन से और इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथीन में आएगा तो इसका जो मास होगा ना, इसका मास क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया है। तो इसका मास क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया। तो इज देयर, इफ देयर इज ए मास ट्रांसफर ऑफ मास, तो आप क्या लिखेंगे, यस द ट्रांसफर ऑफ मास। क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट का आंसर, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था, सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे आप, यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल टू पॉलीथीन। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वूल टू पॉलीथीन, वूल टू पॉलीथीन कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ भाई, इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी होता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यानी इक्वल टू 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12, इतने इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ भाई, ट्रांसफर हुआ है। तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मास ये है और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल मास ट्रांसफर कितना हो जाएगा भाई, टोटल मास ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन कितना आ जाएगा भाई, अगर हम उसे m मान लें तो n इंटू mi कितना आ जाएगा भाई, n की वैल्यू है 1.875 10 टू द पावर माइनस प्लस 12, ठीक है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद ये नियर अबाउट आपको 1.708 इंटू 10 टू द पावर -18 केजी ये आपको मिलेगा, -18 केजी। तो इस मास का क्या हो गया, आपको ट्रांसफर हो गया, इतना मास ट्रांसफर हो गया, और ये आपका आ गया क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय करके इसको पढ़ रहे होंगे। एक ऐसा इसको आप ये देखिए, ये मास है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 2.8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि क्या किसी बॉडी पर 2.8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम चार्ज हो सकता है, आप जस्टिफाई करिए इस चीज को। तो हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप समझ चुके होंगे, पहला वीडियो आप जरूर देखें अगर ना देखे हो तो, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, Q इक्वल टू n ही होगी, ठीक है। यहां पर चार्ज जो हमें गिवन है वो Q इक्वल टू दिया हुआ है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम दिया हुआ है, ठीक है, ये चार्ज दिया हुआ है। और E की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। हम अगर इस चार्ज के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होल नंबर होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 5 आता है, तो हम कहेंगे कि ये चार्ज रख सकता है, अदरवाइज कहेंगे नहीं रख सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें होता है, n के मल्टीपल में, n के मल्टीपल में, E के मल्टीपल में होता है, E मतलब इसके मल्टीपल में होता है। तो हम क्या निकालेंगे भाई, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। Q की वैल्यू 2.8 10 टू द पावर -18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये देखिए, इसको कर लीजिए 28, इसको कर लीजिए कितना 16, पॉइंट हटा दीजिए डेसिमल, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -18 प्लस 19, यानी इक्वल टू कितना हो गया भाई। देखिए इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो 4 से डिवाइड करते हो 4 4 जा और 4 7 जा, ये एक बचेगा तो रहेगा 70 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 4, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से यहाँ डिवाइड हो गया तो 5 आ गया, कितना हो गया n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू आ गई 35/2, यानी कि 17/5 इलेक्ट्रॉन्स
17/5 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये 17.5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या 17.5 इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबल है? 17.5 इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम आंसर में? हम लिखेंगे आंसर में कि सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is not integer। इंटीजर नहीं है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 नहीं है, इंटीजर नहीं है। therefore body cannot have the given charge, have the charge 2.8 into 10 to the power minus 18 कूलम। ये चार्ज नहीं रख सकता है। तो जब कोई किसी से पूछा जाएगा कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं किसी बॉडी पर, तो हम क्या निकालेंगे? उस चार्ज के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर में आता है, 1 2 3 4 5 आता है, तो वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर 17.5 आया था, इसलिए पॉसिबल नहीं है। देखिए एक सेकंड क्वेश्चन है, ये लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यानी उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, अतिरिक्त में है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन लिक्विड ड्रॉप। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई? क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज को कैलकुलेट करना है। किसकी वैल्यू दी गई है? यानी कि कितनी? 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन भाई? 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। और ई की वैल्यू पता है आपको कितना? 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना रिक्वायर करेगा भाई? यानी इक्वल टू, यानी कितना? 20 और इंटू 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। कितना हो जाएगा ये? Q इज इक्वल टू 3.20 मतलब 16 दूना 32, यानी 32.0 इंटू 10 to the power minus 19 which is equal to 3.2 into 10 to the power minus 18 कूलम चार्ज होगा। इतना कूलम चार्ज होगा। ठीक है, यहां लिख देंगे सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेस देन बॉडी हैव minus 3.2 into 10 to the power minus 18 कूलम। ठीक है, बॉडी पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, इसलिए वो कितना चार्ज रखेगा? इतना नेगेटिव चार्ज रखेगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन every second, how much time is required to get a total charge 1 कूलम from it? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई एक बॉडी है और इस बॉडी से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, टी इक्वल टू कितना है? 1 सेकेंड में बाहर निकाले जा रहे हैं। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में बाहर निकाले जा रहे हैं, यानी n की वैल्यू दे दिया है 10 to the power 9। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में बाहर निकाले जा रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर Q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज निकालना हो, Q इक्वल टू कितना? 1 कूलम चार्ज से फ्लो करवाना हो, बाहर निकलना, तो कितना टाइम लगेगा? ये आपसे वो पूछ रहा है कि ये बॉडी है 10 to the power minus 9 इलेक्ट्रॉन आउट हो रहे हैं उससे कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 1 कूलम चार्ज उससे बाहर निकालने में या उससे आउट होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो देखिए इसका ये सोल्यूशन रहा। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है कि आखिर 1 कूलम चार्ज बाहर आने में, फ्लो होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां से देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट गिवन आउट पर सेकेंड फ्रॉम बॉडी। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भाई? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज या टोटल चार्ज, तो टोटल रिक्वायर्ड टू चार्ज गिवन बाय बॉडी, चार्ज गिवन बाय बॉडी इन 1 सेकेंड।
1 सेकंड में बॉडी के द्वारा दिया हुआ चार्ज। देखिए चार्ज का फार्मूला जानते हैं, चार्ज का फार्मूला क्या होता है? चार्ज का फार्मूला होता है Q इजिकल टू एन ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन इंटू ई। कितना है एन की वैल्यू? 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻⁹ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। ठीक है, इतना कूलाम चार्ज 1 सेकंड में बाहर आ रहा है। इतना कूलाम चार्ज 1 सेकंड में बाहर आ रहा है। हमें कितना बाहर करना है? 1 कूलाम करना है। तो इतना कूलाम आ रहा है 1 सेकंड में, तो इतना कूलाम आएगा कितने सेकंड में? तो टाइम रिक्वायर्ड टू गॉट, क्या लिखेंगे? टाइम रिक्वायर्ड टू गॉट ए चार्ज 1.2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलाम इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? फिर से टाइम रिक्वायर्ड टू गॉट 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज बाहर करने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए इतना कूलाम चार्ज 1 सेकंड में, इतना कूलाम चार्ज 1 सेकंड में, तो 1 कूलाम चार्ज 1/1.6 10⁻⁻10 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स में ये बाहर आएगा। ठीक है, इतना सेकेंड उसको लगेगा। चलिए इसको अगर कैलकुलेट करना है तो एक तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इसको ऊपर कर लीजिए, तो ये 10 टू द पावर कितना हो गया भाई? ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस, प्लस माइनस की जगह प्लस, तो 10 टू द पावर 10 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1.6। इतना जो आएगा ना वो सेकंड में आएगा। अगर हमें इसे ईयर में बदलना है, इस टाइम को किसमें बदल देना है? ईयर में। तो चलिए हम लोग इसको ईयर में बदल देते हैं। कैसे? देखिए 1.6 तो हमारे पास ही है, इसमें नो डाउट। एक ये सेकंड में है, अगर इसे मिनट में बदलना हो तो किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। अगर इसे फिर मिनट को आवर में बदलना हो किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। और 60 को अगर हमें डेज में बदलना हो तो किससे डिवाइड करेंगे? 24 से। और फिर अगर हमें इसे बदलना हो किसमें चेंज करना हो? ईयर में, तो किससे डिवाइड कर देंगे? 365 से डिवाइड कर देंगे। देखिए इतना सेकंड था, 60 से डिवाइड किया मिनट हुआ, फिर 60 से डिवाइड किया तो आवर हो गया, 24 से डिवाइड किया तो डे हो गया, और 364 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? ये ईयर हो गया। कितना हो गया भाई? ईयर हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट 198.18 ईयर्स आता है, यानी लगभग ये 200 ईयर्स है, लगभग 200 ईयर्स है। तो अगर किसी बॉडी से पर सेकंड 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं तो 1 कूलाम चार्ज को बाहर निकालने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है? 198.18 ईयर, मतलब नियर अबाउट 200 ईयर लग रहा है। तो 1 कूलाम चार्ज को निकालने में अगर इतनी स्पीड से 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 200 ईयर्स लग रहा है। इट मीन्स ये हो गया कि 1 कूलाम जो चार्ज है वो वेरी बिग यूनिट है, यानी कि 1 कूलाम चार्ज ये बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। इट मीन्स कूलाम इज द वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। कूलाम जो है वो कूलाम जो चार्ज की यूनिट है वो बहुत बिग यूनिट है। तो इसलिए इसका कंक्लूजन लिखा, दस फ्रॉम ए बॉडी एमिटिंग 10⁹9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इट विल मस्ट टेक नियरली 200 ईयर्स टू गॉट ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम बॉडी। दस दिस शोज दैट हाउ लार्ज इज 1 कूलाम ऑफ द यूनिट ऑफ चार्ज। ये शो करता है कि अगर हमें 1 कूलाम चार्ज निकालने में 200 ईयर्स लगता है तो ये शो करता है कि 1 कूलाम चार्ज बहुत ही बिग यूनिट है, बहुत ही बिग अमाउंट है। तो इसलिए कूलाम क्या है? चार्ज का बहुत ही बिग अमाउंट है। देखिए अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और इसको देखने के बाद ये नहीं समझ में आता कि शुरुआत इसकी कहां से करी जाए, यही नहीं समझ में आता कि शुरुआत कहां से करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। सिर्फ ये दिया हुआ है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। मतलब 1 कप वाटर है तो उसमें कितना नेगेटिव चार्ज है और कितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कितना है उसमें? तो देखिए 1 कप अगर है आपके पास 1 कप, तो उस 1 कप को कोई 100 ग्राम का ले सकता है, कोई 100 ग्राम 200 ग्राम का ले सकता है, कोई 250 ग्राम ले सकता है, कोई 300 ग्राम ले सकता है। ठीक है, तो अगर किसी ने 100 ग्राम वाटर लेकर के कप में कैलकुलेट किया चार्ज,
तो उसका कुछ और आंसर होगा। किसी ने 200 ग्राम लेकर के कैलकुलेट किया तो उसका आंसर कुछ और होगा, और किसी ने 250 लेकर के कैलकुलेट किया तो उसका आंसर कुछ और होगा। ठीक है, तो हमें अपने सेल्फ से एक कप एवरेज कप मान लेना है, 250 ग्राम का हम मान ले रहे हैं। तो हमने मान लिया कि सपोज द मास ऑफ वाटर इन ए कप इज 250 ग्राम, यानी हमने जो कप लिया उसमें हमने ये मान लिया कि कप में कितने ग्राम वाटर है, 250 ग्राम वाटर है कप में। ठीक है, अब अगर 250 ग्राम वाटर है कप में, क्या है वाटर, क्या है कप में, क्या है, ये ध्यान देना आपको, कप में क्या है, वाटर है, कप में क्या है, वाटर, और वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O है। देखिए 2 मॉलिक्यूल है किसके, हाइड्रोजन के, इसलिए 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट या मास 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 और 2 कितना आ गया 18, यानी मॉलिक्यूलर मास कितना है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर कितना 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है उसका 18 ग्राम, और कप में वाटर कितना है 250 ग्राम। हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के 18 ग्राम में, यानी जो उसका मॉलिक्यूलर मास है उसके 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, ऑर्गाडो नंबर के इक्वल। तो ये क्या है हमारा, यह है ऑर्गाडो नंबर। किसी भी अगर हम यही चीज 18 ग्राम के बजाय अगर हम कोई और सब्सटेंस लिए होते, मान लीजिए उसमें ऑक्सीजन भरा होता, तो ऑक्सीजन होता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन के लिए हम लेते तो ऑक्सीजन का 16 दूनी क्या हो जाता, 32 ग्राम हो जाता, तो 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते उसके। ठीक है, अगर उसी में कोई और लिक्विड भरा होता तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हम देखते। तो यहां पर हमने कप जो लिया उसमें 250 ग्राम वाटर लिया, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है। अब देखिए हमने क्या किया भाई कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्गाडो नंबर के इक्वल, यानी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये बताइए हमारे पास कितना ग्राम है भाई 250 ग्राम, 18 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है ऑर्गाडो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, 250 ग्राम ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, और क्या करेंगे हम 250 से फाइंड करना, तो इंटू 250 और 18 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए 18 में इतने हैं तो एक में कितने होंगे, 18 से डिवाइड हो गया, तो 250 कितने होंगे, 250 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आप 250 इंटू 6.02 अपॉन 18 करेंगे तो आपको 8.36 इंटू 10⁻24 मिलेगा। ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, तो इसको हमने नहीं किया आपको, इसको आपके लिए छोड़ दिया। इतना मॉलिक्यूल्स हैं भाई, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं उस एक कप वाटर में जिसमें कि 250 ग्राम वाटर लिया गया है। अब मान लीजिए किसी ने अगर यहाँ पर 200 ग्राम वाटर लिया होता, तो 200 ग्राम अगर वाटर लिया होता कप में, तो यहाँ डिवाइड बाई यहाँ मल्टीप्लाई 200 होता, तो ये आंसर कुछ और होता। 150 लेता तो ये आंसर कुछ और होता, 100 ले लेता तो ये कुछ और होता। बट एवरेज आप 200 या 250 ही मानिए, क्योंकि किसी एक कप में जो एवरेज वाटर आता है वो 250 या 200 ग्राम ही आता है। तो हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। हमें क्या निकालना है भाई कि उसमें चार्ज कितना है, जो नंबर ऑफ एक कप ऑफ वाटर है उसमें उसका चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज है उस पर। तो देखिए हम चार्ज का जो फॉर्मूला जानते हैं वो हम जानते हैं Q इक्वल टू एन ई। तो E तो हमें पता है भाई कि E क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻90 होता है। बट हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और देखो उसने कहा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों फाइंड करना है। तो जब हम ये जान पाएंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, तब हम उसका नंबर ऑफ चार्ज निकाल पाएंगे। तो हमें पहले से पता है कि किसी भी सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अब देखिए भाई ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल H2O है, कंटेन्स 2 + 8 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे भाई, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। H में देखिए किसमें, H में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन है 2, इसलिए हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, जोड़ लिया तो H2O में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब H2O में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो H2O में 10 ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O कंटेन्स 2 + 8 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। 2 कहां से है भाई, एक हाइड्रोजन आइटम का
एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो दो हाइड्रोजन एटम में दो इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई? 10 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 10 हो गए तो एज वेल प्रोटॉन भी कितना होगा? 10 ही होगा। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O कंटेन्स 2 + 8 = 10 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज 10 प्रोटॉन्स। यानी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 प्रोटॉन होंगे। तो अब हमें मिल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब हम फार्मूला क्या यूज करेंगे? अब हम फार्मूला यूज करेंगे चार्ज क्यू निकालने के लिए कितना? यानी इंटू ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। लेकिन ये किसमें है? H2O में है। किसमें है? H2O में है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ये तो एक मॉलिक्यूल का हुआ ना। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ये दिया गया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ये है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन ये कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम में कितने होंगे? 250 ग्राम में कितने होंगे? तो देखिए ये है क्या? 250 ग्राम का। तो 250 ग्राम इतने मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में 10, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना? देखिए एक मॉलिक्यूल में, सॉरी क्या है कि एक मॉलिक्यूल का अगर देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो 8.36 × 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन ये कप ऑफ वाटर यानी इक्वल टू 8.36 × 10⁻24 × 10 के। इतने मॉलिक्यूल में 10 से क्या कर दिया गया? मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इतने मॉलिक्यूल थे, तो एक मॉलिक्यूल में 10, तो इतने मॉलिक्यूल में इंटू कर दिया गया, ये आ गया। अब देखिए टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन कप ऑफ वाटर कितना हो जाएगा भाई? जितना निगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? यानी हो जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 8.36 × 10⁻24 × 10, ये तो हमारे पास था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई किया तो Q = 1.33 10⁻7 कूलाम चार्ज आएगा। इतना ही क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा प्रोटॉन के लिए और इतना ही निगेटिव होगा किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना ही निगेटिव चार्ज होगा, उतना ही प्रोटॉन के लिए और इतना ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल करके आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू।